हेलो एवरीवन, कैसे हो? ठीक ना। तो स्वागत है हम सबका हमारे अपने चैनल में, ठीक ना, जहां हम लोग बातें कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में, ठीक ना। उसी डिस्कशन को ही हम कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक ना। उसी डिस्कशन को ही, एक्चुअली वो उस वीडियो का ही एक पार्ट है। ओके, तो अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो जाओ अभी के अभी, ठीक ना। वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे, प्लेलिस्ट बनी हुई है सब लेक्चर्स के, मैथ्स के भी बने हुए, केमिस्ट्री के भी बने हुए हैं, आगे और भी आएंगे, ठीक है। तो जाके देखिए, मज़ा ज़रूर आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है अगर आप रेगुलर किसी एक टीचर को फॉलो करते हैं, ठीक ना। चाहे आप मुझे फॉलो करें या यूट्यूब पे किसी और को फॉलो करें, ओके, तो आपकी चॉइस है, बट किसी एक टीचर को आप कंटिन्यूअसली देखें, ठीक ना। तो आपको कंटिन्यूअसली देखने से आपकी रिदम जो होती है वो बनी रहती है, उसकी लैंग्वेज जो होती है टीचर की आपको आसान पड़ने लगती है। ओके, तो प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था पोजीशन वेक्टर को 2D में रिप्रेजेंट किया था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को भी 2D में रिप्रेजेंट किया था। अब बातें करते हैं हम लोग इसको किसमें रिप्रेजेंट करेंगे भाई? 3D प्लेन में रिप्रेजेंट। प्लेन क्यों भाई? 3D का 3D प्लेन का 3D में रिप्रेजेंट करना सीखें, 3 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना सीखें, ठीक ना। 3 डायमेंशन कैसा होगा भाई? ये आपका है x, ये आपका है y और ये आपका है z। ओके, x, y और z। मैं एक बार बोर्ड देख लेता हूँ, ठीक ना, क्लियर है? हाँ ठीक। ओके, थोड़ा बोर्ड गंदा दिख रहा है बट थोड़ा ज़्यादा मैनेज करना है, ठीक है, मैनेज कर लेते हैं। x, y और z, ठीक है। यहाँ 90 डिग्री सब तीनों एक दूसरे के साथ क्या होने वाले? म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आप बोल सकते हैं ऑर्थोगोनल सिस्टम है। आप इसको आई कैप लिखते थे, इसको आप जे कैप लिखते थे और इसको आप क्या लिखते थे? के कैप लिखते हैं कि नहीं लिखते? ओके, और आपको किसी एक पॉइंट है जो आपके 3D में है, ठीक है ना, 3D में सपोज वो पॉइंट है यहाँ, ठीक है, वो पॉइंट है यहाँ, दिखाई दे रहा है आपको? अरे सिर्फ बुद्धिमान लोगों को दिखाई देता है, बुद्धिमान को तो दिखाई देगा नहीं, दिखाई देगा, ठीक है। चलो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप सब तेजी जो वीडियो देख रहे हैं, ओके, सीखना है, ओके, सीखने के लिए देख रहे हैं, ओके। और ये आपका क्या है? ओरिजिन। ओके, क्या है आपका? ओरिजिन है। और इस जगह पे कोई पॉइंट है, ठीक है। मैं इसको 3D है ना, बोर्ड पे नहीं है कि हम इसको बाहर निकाल के दिखा सकते, बट मैं थोड़ा सा आपके लिए स्केचिंग कर देता हूँ। मेरी ड्राइंग बचपन से ही खराब रही है, ठीक ना, इसलिए डोंट माइंड क्या है नहीं है, बट समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ओके, ये आपका एक क्यूबॉइड हमने बना दिया है, ठीक ना, जिसकी अपनी एक लेंथ होगी, ब्रेथ होगी और एक हाइट होगी, ठीक ना। लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये आपकी क्या कहलाती है? लेंथ कहलाती है, आपकी ब्रेथ कहलाती है, हाइट कहलाती है। बट ऐसा कुछ भी हम लोग यहाँ पर अभी नहीं समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सपोज यहाँ पर हमने कोई पॉइंट दिया है P और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? x, y और z, ठीक ना। प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये चीज़ सिखाया था, ठीक ना। प्रीवियस लेक्चर में, जैसे लेक्चर नंबर 3 या 4 में कुछ ऐसा था, 3 में था, ठीक ना सर। x जाना है, y जाना है, z जाना है, ठीक ना, तब वो पॉइंट आपको मिलेगा। आपको पॉइंट P तक पहुंचना है, जा तो बहुत तरीके से, लेकिन सिंपल तरीका पहले x में जाइएगा, y जाना है, फिर z, आप रिक्वायर्ड z ऐसे नहीं है, ठीक ना, ये स्टेट है। ओके, ये स्टेट है। अगर मैं पेन से बात करता हूँ, वेट कीजिएगा, मैं पेन लेके आता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से कि ये तीनों सिस्टम क्या है? ऑर्थोगोनल है, ठीक ना। ये क्या है? ऐसे है कुछ, x और y प्लेन पे बोर्ड पे बने हुए हैं और z आपका इस तरीके से बाहर देख सकते हैं इसको, ठीक है। ये x है, ये y है और ये आपका z है, तो आपको x, y और z है, तभी ये आपका पूरा देख सके। इमेजिन करने की कोशिश करना है। केमिस्ट्री में आपको ये जब सॉलिड स्टेट और फिजिक्स में आगे फर्दर आप कंडेंस मैटर पढ़ेंगे तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, मिलर इंडिसेस में सब चीज़ों का सिस्टम का यूज़। ओके, तो XYZ सिस्टम में आप इसको देख सकते हैं, ये कुछ ऐसा ही सिस्टम बना हुआ, ओके, ये कुछ ऐसा ही सिस्टम बना हुआ है। ओके, तो समझते हैं कि अगर इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इस पॉइंट के लिए जो पोजीशन वेक्टर आएगा, पोजीशन वेक्टर मैंने पिछले क्लास में डेफिनेशन बताई थी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो इस बार आप लिखना पसंद करेंगे OP वेक्टर इज इक्वल टू, क्या लिखना पसंद करेंगे? XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप, ठीक ना। क्या लिखना पसंद करेंगे? x में आपको आप x में गए हैं इसलिए I कैप लगाया, y तरफ गए हैं तो j और z तरफ लगाए हैं तो k, तो x, y और z। तो ये आपका सिंपल शब्दों में हो गया पोजीशन वेक्टर। तो क्या देखने को मिल रहा है भाई? 2D और 3D में क्या अंतर है?
क्या अंतर है? एक एक्स्ट्रा डायमेंशन ऐड हो गया, एक एक्स्ट्रा चीज ऐड हो गई, के ऐड हो गया, ठीक है, ओके, के ऐड हो गया। ये क्या है? ओपी की क्या है? पोजीशन वेक्टर। पीवी मतलब शॉर्ट में मैं क्या लिखना पसंद कर रहा हूँ? पोजीशन वेक्टर। अगर आपको कोई बोले भाई कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना है तो क्या करेंगे? 2D में आप कैसे लिखते थे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को? याद कीजिए, हमने लिखा था वहां पर ए बी को 2D में क्या लिखा था? x2 माइनस x1, इस पर क्यों वेक्टर लगा रहा हूँ मैं, y2 माइनस y1 जी कैप लिखा था कि नहीं लिखा था? एक एक्स्ट्रा बढ़ा दीजिए ना, z2 माइनस z1 के कैप हो गया। ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया 3 डायमेंशन में। 2 डायमेंशन में सिर्फ एक हटा दीजिए z कोऑर्डिनेट को, ठीक ना। अब चाहे z कोऑर्डिनेट हटाना हो या फिर कोई कोऑर्डिनेट, अगर आप xy प्लेन में ले रहे हैं तो z नहीं है, अगर आप yz प्लेन पे ले रहे हैं तो x नहीं है, अगर आप कोई दूसरा, अगर आप x और z ले रहे हैं तो y नहीं है। तो आपको डिसाइड करना है ना क्या करना है। जैसे कि बात कर रहा हूँ कि अगर ये पॉइंट P यहाँ होता, सपोज करते यहाँ पर एक कोई पॉइंट होता Q जो कि xy प्लेन पे, तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट आपकी हो जाती xy और g। यहाँ पर कोई एक पॉइंट होता, सपोज PQR लेते हैं, तो आपकी सिर्फ इसमें क्या है भाई? x कोऑर्डिनेट कुछ है नहीं है, तो सिंपल x आपका 0 हो जाता, केवल y और z रहता तो y और z होता, ठीक है। यही ना देखने को मिल रहा है। तो आपको डिसाइड कर, इस प्लेन का नाम आप क्या बोलेंगे? इस प्लेन को आप कहते हैं yz प्लेन कहते हैं, इस प्लेन को आप क्या कहेंगे? xz प्लेन कहेंगे, इस प्लेन को, पीछे वाले प्लेन को क्या कहेंगे? xy प्लेन कहेंगे। तो फिर तो मैथमेटिक्स हो जा रहा है, ओके। बट हमको मैथमेटिक्स में नहीं जाना, क्योंकि मैथमेटिक्स में आपको ये चीज पूरे डिटेल में बहुत शिद्दत के साथ आपको पढ़ने मिलेगी, ओके, बहुत शिद्दत के साथ आप पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा चलिए थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड कर, अगर OP को पोजीशन वेक्टर लिखना चाहे, OP के एक पर कैप लगा दिया है, ठीक ना, यानी पोजीशन वेक्टर बोल रहा है, यूनिट वेक्टर लिखना चाहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे भाई? x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। यही ना लिखेंगे? लिखेंगे नहीं लिखेंगे? और अगर मैं AB का यूनिट वेक्टर लगाना चाहता हूँ, AB डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के सेंस में, तो क्या लगाना पड़ेगा? x2 i कैप प्लस y2 माइनस y j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप होल डिवाइडेड बाई, अरे भाई तुम कहाँ टेढ़े चले जा रहे हो, ठीक ना। क्या आएगा भाई? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर रूट ओवर में अंडर रूट डाल के, ठीक ना, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। यही ना लिखेंगे आप इसको? यही तो है। क्या है ये? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की यूनिट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की क्या है? ये आपका यूनिट वेक्टर, ओके। ये सिंपल सा चीज है 3 डायमेंशन में, ठीक है। अब देखने वाली बात ये है कि अगर मैं आपका मैथमेटिक्स में आप ऐसे इसको लिखते थे ना, लेंथ ब्रेथ और क्या लिखते थे? हाइट। तो ये क्या हो जाता था? लेंथ ऑफ डायगोनल। तो अगर आपको मैथ्स में पता होगा तो लेंथ ऑफ डायगोनल जो आप लिखते थे वो लिखते थे रूट ओवर l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। लिखते थे कि नहीं लिखते थे? ऐसे कुछ लिखते थे ना, ओके। l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ऐसा ही कुछ लिखते थे, ओके। इसको कैसे करके निकालते थे? शायद यहाँ से इस तरीके से हम इसको ड्रॉ करते थे, ठीक ना। यहाँ पर 90 डिग्री बनता था, ये आपका लेंथ, ये ब्रेथ था, तो ये भी ब्रेथ था, तो ये आपका हो जाता था पाइथागोरस का यूज करके l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता था, ओके। फिर से देखिएगा, अगर मैं इस पॉइंट का नाम देता Q, अच्छा Q तो यूज कर चुका हूँ, चलिए S नाम दे देता, ठीक है। अगर आप OPS की बात करें तो ये एक अगेन एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, जिससे फिर ये डायगोनल, तो आप इसका लेंथ क्या निकाल के रूट ओवर l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। लिखते थे कि नहीं थे? अरे भाई यहाँ l क्या है? x की तरह एक्ट कर रहा है, y b क्या है? सॉरी x की तरह, हाँ x की तरह। b क्या है? b क्या है? यहाँ आपका किसकी तरह काम कर रहा है? z की तरह। और हाइट क्या है आपका? y की तरह काम कर रहा है। कोई अंतर नहीं है, पहले जैसा ही है, क्यूबॉइडल है, ओके, क्यूबॉइडल है। अगर आप क्यूब यूज करते तो तीनों सेम हो जाने वाला है, कोई अंतर नहीं आने वाला, काम वही होने वाला। पर वेक्टर जो है ना, बड़ा अच्छा चीज है भाई, वेक्टर से अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि इतना आसान काम आपका कर देता है कि आपको मजा आने वाला है, ठीक है, मजा आने वाला है। क्लियर है? तो आपको इस तरीके से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये आपको चीजें क्या हो गई? समझ में आ गई, ओके। क्योंकि स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए आराम से, ठीक ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए।
तो चलिए देखते हैं आगे इसको कैसे करके समझते हैं, ठीक ना। अच्छा, ये सब जितनी भी चीज़ें आ रही है, ठीक ना, इसका पूरा पीछे से आपका पढ़ा हुआ से कुछ ऐसा रिलेशन नहीं निकल रहा है क्या? इसको आप डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं ना क्लास, जब आप 10th में थे, ठीक ना, तो डिस्टेंस फार्मूला ही तो है। डिस्टेंस फार्मूला में तो ऐसे ही कुछ आता था, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो लगभग पुरानी ही बातें हैं, बट वेक्टर है भाई, वेक्टर। ओके, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई कि पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का 3D में कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, जो पिछले वीडियो से रिलेटेड है। ओके, तो आज जो और अगला टॉपिक अभी जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। ओके, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। ओके, ये चीज़ अच्छा चीज़ है भाई, इससे बहुत सारे सवाल आपके बनते हैं। तरीका है नॉट ओनली कि ये आपके फिजिक्स से जुड़ा हुआ है, ये आपके मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ है, ठीक ना। मैथमेटिक्स से एक्चुअली क्या है ना, फिजिक्स और मैथ ना काफ़ी ज़्यादा क्लोज रिलेटिव, इनको आप अलग कर ही नहीं सकते। ये चीज़ आप फील करते हैं, ठीक ना। जहाँ पर फिजिक्स है वहाँ तो मैथ का सर्वाइवल होना ही है, जहाँ मैथ्स है वहाँ तो फिजिक्स होगा ही, ठीक ना। दोनों को आप अलग कर ही नहीं सकते। ओके, तो देखते हैं अगला जो है मेरा है, जो क्या है, क्या पढ़ने वाले हैं, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? पहले रिजॉल्व का मतलब होता है टूटना, तोड़ना, ठीक ना। आप इसको किसी चीज़ को तोड़ सकते हैं। ऐसे तो अगर ऑप्टिक्स में बात करते हैं, ऑप्टिक्स के लिए में रिजॉल्व करना, रिजोल्यूशन जब किसी चीज़ को दोनों को अलग अलग, किसी दो सटीक चीज़ों को अलग अलग देखने की कैपेसिटी को कहते हैं रिजोल्यूशन कहते हैं, ठीक ना। रिजोल्यूशन मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ठीक ना। ऑप्टिक्स में हालांकि इसका इससे कोई रिलेशन नहीं बनता है, लेकिन इस टर्म को क्लियर करने के लिए समझ लेंगे। ये एक टर्म, ये आप देखिए, एक डॉट आप देख रहे हैं, ठीक ना, और ये आप एक डॉट देख रहे हैं, ठीक है। ये आप दोनों को सेपरेटली देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, ठीक ना। मैं भी एक बार देख लेता हूँ कैमरे के पीछे से, ठीक ना, कि आपको दिखाई दे रहा है। हाँ, ये आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप दूर हो जाइएगा, कैमरे से दूर होते जाइए, चाहिए पीछे जाइए, पीछे जाइए, ठीक ना, कैमरे से दूर होते जाइएगा, तो यही तो डॉट जो है आपका, डॉट अलग अलग जो दिखाई दे रहा है वो अलग अलग नहीं, एक ही जगह दिखाई देने लगेगा, लगभग क्लोज दिखाई देने लगेगा। यानी दोनों क्या बनेंगे, अलग अलग नहीं दिखेंगे, एक साथ दिखेंगे। तो हमारे के आंख की एक कैपेसिटी होती है कि दो चीज़ों को एक रेंज तक अलग अलग देख सकती है। बहुत ज़्यादा दूर पे होगी तो आपको क्या देना, दोनों ऑब्जेक्ट सेम लगेंगे। तो इसी को बोलते हैं रिजोल्यूशन, कि आप सेम ऑब्जेक्ट को अलग अलग, दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट को अलग अलग देखने की कैपेसिटी को कहते हैं रिजोल्यूशन कहते हैं, ठीक ना। रिजोल्यूशन मतलब अलग कर, अलग अलग देखने की कैपेसिटी, ठीक ना। तो यहाँ पर रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर को अगर मैं बात करता हूँ, ठीक ना, ये तो एक ऑप्टिक्स जो कि आप क्लास 12 में पढ़ते होंगे, ठीक ना। ऑप्टिक्स से रिलेटेड एक टर्म था, जब मैं आपको टेलीस्कोप्स पढ़ाऊंगा वहाँ रिजोल्यूशन पढ़ाऊंगा, आगे के थोड़ा टाइम लगेगा उन सब चीज़ों के लिए, बट वहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर का मतलब क्या है कि आप एक वेक्टर को क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कि कोई एक वेक्टर है ए, जो कहते हैं उसके पोजीशन वेक्टर है, ठीक ना। पोजीशन वेक्टर है कि नहीं, इसकी कोऑर्डिनेट को हमने रिप्रेजेंट किया एक्स और वाई से, और यहाँ पर एक एंगल बना दिया है थीटा, ये है ओरिजिन और ये है आपका एक्स और ये आपका है वाई। पहले मेरा डिस्कशन 2D पे होगा, फिर बढ़ेंगे 3D पे बढ़ेंगे, फिर बढ़ेंगे, सॉरी फिर नहीं बढ़ना है, ठीक है। तो ये है आपका R। चलिए अगर मैं इसको यहाँ से तोड़ता हूँ, ठीक ना, तो अगर इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ B, ठीक है ना। यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अगर मैं ट्रायंगल AOB को, आपको लग रहा होगा ये सारी बचकानी बातें, ठीक ना, बचकानी बातें हैं, बिल्कुल हैं, ठीक ना, लेकिन उनके लिए जो ये चीज़ पढ़ चुके हैं, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए मज़ेदार चीज़ होने वाली है। ओके, तो अगर मैं आपको लिख के देता हूँ कॉस थीटा, तो आप क्या लिखेंगे, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस OB बाई हाइपोटेन्यूज है मेरा OA। ओके, यही नहीं लिखेंगे आप इसको, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस है OB, ठीक ना। चलिए इसको OA को, OB को OB लिख दिए, और OA जो है वो आपका है R, ठीक है। R क्या लिखेंगे, R का मतलब ही मैं इसको R नहीं, ये वेक्टर है, ठीक ना, OA है ना वेक्टर, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड को हम इसको वेक्टर A से रिप्रेजेंट कर देते, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक ना। तो वेक्टर A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो सिंपल A है, वो आपका क्या है, मैग्नीट्यूड है। ओके, सिंपल मैग्नीट्यूड है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, इसको मैं A लिख देता हूँ,
ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं इस वेक्टर को वेक्टर ए लिख रहा हूँ, पोजीशन वेक्टर को, और उसके मैग्नीट्यूड को ए लिख रहा हूँ। तो सिर्फ मेरा मैग्नीट्यूड के काम आ रहा है क्योंकि कॉस थीटा होगा, डायरेक्शन कैसे आ जाएगा, ठीक है। तो ओ बी बराबर हो गया है ए कॉस थीटा। क्या आया है, ओ बी का मतलब क्या है, ए कॉस थीटा, है कि नहीं है। दूसरा एक चीज़ देखते हैं, अगर मैं साइन थीटा बात करता हूँ तो होता है वो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हो गया है आपका ए बी बाई एच, एच मतलब फिर से है ए, तो ए बी का मतलब हो गया है ए साइन थीटा, है कि नहीं है, ए साइन थीटा, है कि नहीं है। अच्छा, ये वेक्टर ए को ही हमने क्या किया है, ये दो तरीके से, ओ बी एक हिस्से में रिप्रेजेंट किया है और ए बी एक हिस्से में रिप्रेजेंट किया है कि नहीं किया। तो जो हिस्सा x के तरफ है मैं उसको ax लिख देना पसंद करता हूँ, जो हिस्सा y के तरफ है उसको मैं ay लिख देना पसंद करता हूँ। तो इनफैक्ट हम इसको, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वेक्टर a को दो हिस्से में हमने तोड़ दिया, एक ax की तरफ जो x की तरफ रिप्रेजेंट कर, इस चीज की लंबाई जो है, ये चीज की लंबाई क्या है, OB है, जिसको x से, और x की वैल्यू क्या आ गई है, a cos थीटा है, जिसको OB का मतलब हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x मतलब है क्या है, a cos थीटा। और ये वाला y जो है, y को मतलब हम बोल रहे हैं AB की लंबाई क्या है, a sin थीटा है, क्या है, a sin थीटा। तो आप इसको क्या लिख रहे हैं, ay लिख रहे हैं। तो इसको ऐसे समझते हैं, आप कैसे पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, x i कैप प्लस y j कैप, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और x का वैल्यू क्या है आपका, ठीक ना, x को आप ax बोल रहे हैं, y को आप ay बोलिए, बात सेम होने वाला है। तो यहाँ से आपका लिख रहे हैं a cos थीटा i कैप और a sin थीटा j कैप। ओके, तो क्या समझ में आया, आपने a को दो भागों में, आपके पास सिंपल a था लेकिन वो x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया हुआ था। ओके, तो हमने क्या किया, उसको रिजॉल्व किया किसमें, cos थीटा और sin थीटा के टर्म में। किसके टर्म में, cos थीटा और sin थीटा के टर्म में। ओके, समझ में आई कि नहीं बात। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि कोई भी वेक्टर को हम उसको, मुद्दे वाली बात हम क्या समझाना चाह रहे हैं, कोई भी वेक्टर को आप दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, ठीक ना। अगर आपके पास कोई वेक्टर है तो जिस साइड एंगल एक ड्रॉ कर लीजिए, थीटा, अगर ये b है तो इस साइड आपको b cos थीटा लिखना है। ये कब ट्रिक की तरह याद रखिए, मेमोरी करके याद रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ठीक इस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर, इस वाले के, रिपीट, इस वाले के परपेंडिकुलर में एक दूसरा कंपोनेंट जाएगा, वो क्या हो जाएगा, b sin। कुछ भी हो, अगर आपने उससे थीटा लिया है तो वो आपका b cos थीटा बन जाएगा, दूसरा साइड क्या बन जाएगा, b sin थीटा। अगर आप इसको पूरा वेक्टर में लिखना चाहते हैं तो इस तरह के फॉर्मेट में आप रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पर चूंकि b के लिए आप लिखना पसंद करेंगे b cos थीटा i कैप प्लस b sin थीटा j कैप लिखना पसंद करेंगे। ओके, देखते हैं इसका मैग्नीट्यूड फिर से b आता है कि नहीं आता है। चलिए देख लीजिए ना, फिर से मैग्नीट्यूड b निकालना चाहते हैं, क्या आएगा, b cos थीटा का स्क्वायर प्लस b sin थीटा का स्क्वायर, कितना आ जाएगा भाई, b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, यानी क्या आ गया, b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1। ओके, तो यानी सिंपल रह गया b स्क्वायर जो कि b, यानी है क्या, बात तो सेम ही हुआ ना, b की मैग्नीट्यूड b ही है। यानी ये दे क्या रहा है, b a को तोड़ा तो a cos थीटा a sin, यानी आप वेक्टर को तोड़ सकते हैं, वेक्टर को क्या कर सकते हैं, आप तोड़ सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना, दो कंपोनेंट में, प्लेन में, आई रिपीट प्लेन में, किसमें, cos थीटा में, और क्या है, एक sin थीटा में। ये बात केवल x और y प्लेन की बात कर रहे हैं, जहां पर 2 डायमेंशन की बातें कर रहे हैं। 3 डायमेंशन में थोड़ी सी कहानी में अलग आने वाला है, किस तरीके से होने वाला उस चीज को समझते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि इसका यूज आप जब रिजल्टेंट बनाएंगे, जब आप ट्रायंगल लॉ को पढ़ाएंगे, जब पैरेललोग्राम लॉ समझेंगे, उसको भी लगा के, और नहीं तो आप रिजोल्यूशन का भी यूज करके आप इसको यूज कर सकते हैं, रिजॉल्व का यूज करके। ओके, क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी आपको, क्लियर है। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक ना, तो आप कोई भी वेक्टर को इस तरीके से तोड़ सकते हैं, ठीक ना। मैं बात कर रहा हूँ, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि सपोज करते हैं, ठीक है, यहाँ से सपोज कर रहे हैं, ये आपका कोई पॉइंट दे दिया 2 और 3, सॉरी यहाँ तो x माइनस में होगा ना। अगर मैं इसको एंगल बनाता हूँ, ठीक है, कोई भी एंगल है यहाँ पर थीटा, सपोज कर लेता है 30 डिग्री, तो रिप्रेजेंट कीजिए ना, देखिए ये 2 3 है, तो पहले इसकी लेंथ आपको पता होनी चाहिए, पहले आपको इस चीज़ के, मैं इस कोऑर्डिनेट दिया हूँ, सपोज कर रहे हैं इस पॉइंट का नाम है P, और इसकी लेंथ क्या हो जाएगी भाई, √2² प्लस 3² -2,
फिर से 4 + 9, ये बार बार 4 + 9 खाया जाता है भाई, 3 और 4 लो, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार एक ही डिजिट लगता है, मेरा फेवरेट बन चुका है। तो क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ 15, तो यहाँ 25 कितना आ जाएगा 5, यानी इस OP की जो लंबाई है वो आपकी आ जाएगी 5, ठीक है। तो OP का लंबाई 5 आ जाएगा, तो इसको 2 भागों में तोड़ रहे हैं इस तरीके से। देखिए आपके पास OP है 2 भागों में, एक तरफ थीटा है, दूसरी तरफ इस तरीके से थीटा है, तो किस तरह से इधर क्या होगा OP cos थीटा या P cos थीटा, इधर क्या लिखेंगे P sin थीटा। तो P का मतलब कितना है 5, तो 5 cos 30 मतलब होता है √3/2, यानी 5√3/2 आ जाएगा आपका, ठीक है। मैं बात देख लेता हूँ कि आपको ये सेक्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है, हाँ दिख रहा है, ओके। तो आपका ये आ जाएगा 5√3/2, और इधर वाला जो पोर्शन है आपका ये जो है P sin थीटा, तो 5 × sin 30, अब 30 ही लेना है क्योंकि यहाँ पर 30 मैंने रखा है। अब ये नहीं कर देना है कि 30 - 60 इधर वाला एंगल, बिल्कुल नहीं, सेम एंगल पे काम करना है, ओके। 5 × 30 यानी कितना करना है 5/2। तो आपको क्या दिखा दे, यहाँ पर हमने 5 को 2 हिस्सों में तोड़ा, 5 को किस हिस्से में तोड़ा, 2 हिस्से में तोड़ा। एक क्या है 5√3/2 और दूसरा क्या है 5/2, ओके। क्या है मेरा एक 5/2, ओके। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, क्लियर है। तो देखते हैं हम इसको 3D पे कैसे करके एक्सपेंड करते हैं, ठीक ना। चलिए 3D पे कैसे एक्सपेंड करते हैं। देखिए 3D में कुछ करना नहीं है, ठीक ना। अगर आप वेक्टर को तोड़ना जानते, हम इस पर सवाल बनाएंगे, ठीक ना। लेकिन वीडियो को मेरा एम बिल्कुल भी आपके लिए बड़ा नहीं करना है कि एक वीडियो में बहुत बड़ा बना दो, आप देखते देखते बोर हो जाएं, ठीक ना, और वीडियो को बंद कर दें, ठीक है, और मुझे ढेर सारी चलिए ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ पर अगर मैं 3D में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ 3D में, तो करना क्या है भाई, करना क्या है, सिंपल सा, अगर मैं फिर से उसी तरीके से एक चीज़ बनाता हूँ, ठीक है। शेप डायग्राम में बिल्कुल नहीं जाना है, हम लोग कंसेप्ट को समझ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई पॉइंट है P, अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ, ध्यान से समझना, यहाँ पर एकदम फास्टली समझेंगे, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर ये P है और इसकी मैग्नीट्यूड सपोज OP है, तो इसके मैग्नीट्यूड को हमने लिखा P, क्या लिखा है P, ओके। अगर ये x एक्सिस के साथ ये वेक्टर जो है OP वेक्टर x एक्सिस के साथ अल्फा, y एक्सिस के साथ बीटा और z एक्सिस के साथ गामा बनाता है। फिर से बताना चाह रहा हूँ, अल्फा किसके किसके है, OP वेक्टर किसके साथ x एक्सिस के साथ, ठीक है, इतना क्या, बीटा किसके साथ है, OP वेक्टर किसके साथ y एक्सिस के साथ, OP वेक्टर किसके साथ, अगर गामा बनाता है किसके साथ, z एक्सिस। थोड़ी इमेजिनेशन कठोर है, ठीक ना, कठोर इस सेंस में मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है, इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा पेन ले रहा हूँ, देखिए अगर बात हम करते हैं x y और z की भाई, ठीक ना, x y और z, ये z है और यहाँ पर कोई एक वेक्टर है, अगर ये x है, ठीक ना, इसको मैं इस तरीके से इस बोर्ड से x y और z की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई वेक्टर है तो ये है, ठीक ना, ये वाला इसके साथ x के साथ जो एंगल बना रहा है वो अल्फा होगा, ये वाला वेक्टर y के साथ यहाँ बीटा, और ये वाला वेक्टर इसके साथ जो एंगल बना, इमेजिन करना है, ठीक ना, OP ये है, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, ठीक ना, ओके। ये OP है, x के साथ अल्फा, y के साथ बीटा और z के साथ गामा, ठीक है, क्लियर है। तो अगर मैं इसको, ठीक है, अल्फा बीटा और गामा 3 एंगल में है, तो वेक्टर A को कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से, जिस तरीके से वहां तोड़ के लिखा था, ठीक ना, वहां पर साइन और कॉस में हमने तोड़ना सीखा था, बट क्या यहाँ पर साइन और कॉस में तोड़ना सही रहेगा, ओके, ये भी समझने वाली बात। तो वहां पर समझने वाली बात तो थी, ठीक ना, लेकिन अब समझते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ चेंज करेंगे। यहाँ पर वेक्टर A, सॉरी यहाँ A नहीं लिखा, P लिख रहा हूँ, ठीक है, वेक्टर P इज इक्वल टू P cos अल्फा आई क्या, P cos बीटा जे क्या, और P cos गामा के क्या, ये रिप्रेजेंटेशन होने वाला है, ठीक है। क्या रिप्रेजेंटेशन होने वाला है, ये जिसमें सारे कॉस होंगे, ठीक है ना, P cos अल्फा आई क्या, P cos बीटा जे क्या, P cos गामा के क्या। आपको डायरेक्शन कोसाइन के बारे में नॉलेज होगा, अगर cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, ये आपका 1 होता है, ठीक ना, ये आपको पढ़े होंगे डायरेक्शन कोसाइन वेक्टर्स में, ठीक ना, वेक्टर में तो भी मैंने पढ़ाया है, ये मैथ्स के वेक्टर में आपको ये चीज़ मिलने वाली, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा क्या होने वाला है,
1 होने वाला है। ओके, और जब इन सब चीज़ों को यहाँ पर इस चीज़ का यूज़ करेंगे और इसका जब मैग्नीट्यूड निकालना कोशिश करेंगे वेक्टर p का, तो क्या मिलेगा भाई, पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है, तो आप आराम से देख सकते हैं पी स्क्वायर कॉमन है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, जिसका मैग्नीट्यूड आपका क्या होने वाला है p। ओके, तो ये आपका 3D रिप्रेजेंट है। तो 3D और 2D में क्या है, वहाँ पर कॉस और साइन में यूज़ करें, यहाँ पर क्या है, 3 कंपोनेंट में तोड़ रहे हैं, पी कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा, जहाँ अल्फा का मतलब है पी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ क्या बनाएगा, बीटा का मतलब पी वेक्टर वाई एक्सिस के साथ क्या बनाएगा, गामा का मतलब है पी वेक्टर आपका जेड एक्सिस के साथ क्या बनाएगा। ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, किस चीज़ का, रिजोल्यूशन हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ से अगर पी एक्स को लिखने बोलेगा तो आप क्या लिखेंगे, पी कॉस अल्फा लिखेंगे, पी वाई कंपोनेंट लिखना चाहेंगे तो पी कॉस बीटा लिखना चाहेंगे, और जेड कंपोनेंट लिखना चाहेंगे तो फिर से साइन लिखा जा रहा है पी कॉस गामा। ये रिप्रेजेंटेशन होगा, इसको आप ऐसे रिजॉल्व करना है। ओके, तो आपको तीनों एंगल पता होने चाहिए, जो कि थोड़ा टफ है, बट आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ओके, तो ज़्यादातर तौर पे यूज़ आपका जब आप न्यूटन्स लॉ में यूज़ करेंगे इन सब चीज़ों को, तो आपको 2D से ही काम चलने वाला है, कॉस और साइन में, ठीक ना। बट यहाँ पर हम जब यूज़ करेंगे तो यहाँ पर तीनों चीज़ों का यूज़ करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक ना, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, ठीक ना, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं कोई, और टेलीग्राम ग्रुप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए रेगुलर क्लासेस का अपडेट करने के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आपको पता ही क्या करना है, ठीक ना। तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, ठीक ना, जो हमेशा बोलते हैं, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और